नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। हुंकार की शुरुआत करेंगे। आइए सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ओमकारेश्वर में इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। प्रसिद्ध न्यायविद नानी पालकीवाला ने कहा था कि आचार्य शंकर आत्मा के साम्राज्य के निर्माता थे। अब तक विश्व के किसी भी देश में जन्मे 10 सर्वश्रेष्ठ महापुरुषों की सूची बनाई जाए तो उसमें आदि शंकराचार्य का नाम सबसे ऊपर होगा, शीर्ष पर होगा। फ्रांस के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार और विचारक आंद्रे मालाराक्स का विश्वास था कि आचार्य शंकर का विचार दर्शन भगवत गीता और उपनिषदों को लेकर उनके उपदेश स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का पथ प्रदर्शन करेंगे। एक नहीं, अनेकों चिंतक और विचारक जो दुनिया भर के हैं, उन्होंने इस दर्शन को श्रेष्ठ माना। इसलिए विचार भारत के जन जन के मन में जाए, बच्चों के, बूढ़ों के, नौजवानों के जीवन में भी आए और दुनिया भर में हमारा अद्वैत वेदांत फैले। इसलिए आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय वेदांत संस्थान या गुरुकुल होगा, जहां पढ़ने, अद्वैत की शिक्षा लेने देश और दुनिया भर से कई विद्यार्थी आएंगे और अद्वैत में दीक्षित होकर दुनिया भर में शांति की स्थापना करने का काम करेंगे। एक अद्भुत, ये तो ज्ञान भूमि है आचार्य भगवान की, ज्ञान भूमि। जहां उनको गुरु मिले थे, यहां से ज्ञान का प्रवाह लगातार संपूर्ण विश्व में होता रहेगा, संपूर्ण विश्व में होता रहेगा। इसी की और आइए अब शुरुआत हुंकार की करेंगे। महिला आरक्षण का सपना आखिरकार 27 साल के बाद पूरा होने वाला है। अब राज्यसभा में इस वक्त महिला आरक्षण बिल को लेकर बहस चल रही है। अगर लोकसभा में वोटिंग के हिसाब से देखा जाए तो राज्यसभा में भी ये बिल पास होना तय है। लोकसभा में 454 सांसदों ने बिल के पक्ष में वोट देकर इसकी राह आसान कर दी। अब देखना है राज्यसभा में नतीजा क्या आता है। लेकिन अगर ये बिल आज राज्यसभा से पास हो जाता है तो फिर वाकई में एक इतिहास बनाने की तरह होगा। 1996 में पहली बार एचडी देवगौड़ा के कार्यकाल में इस बिल को पेश किया गया। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कई बार कोशिशें की गई। यूपीए सरकार के दौरान तो राज्यसभा से भारी बहुमत के साथ इस बिल को पास भी करा लिया गया, लेकिन हंगामे की वजह से यह बिल लोकसभा में फिर आगे नहीं आ पाया। और इस बार ये तमाम मुश्किलें अब दूर होती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि इस बिल के लागू होने को लेकर अब शक जताया जा रहा है। विपक्ष के अलग अलग नेताओं को शंका है। कोई कह रहा है कि यह सरकार सिर्फ सपने दिखाती है, कोई कह रहा है कि लागू होने की कोई तारीख नहीं दी है। दावा यह भी किया जा रहा है कि बिल को लागू होने में तो 25 से 30 साल का वक्त लग जाएगा। इस बिल को पोस्ट डेटेड चेक भी कहा जा रहा है विपक्ष के कुछ नेताओं की तरफ से। तो लागू होने को लेकर सवाल जरूर, लेकिन बिल का संसद से पास होना कोई छोटी मोटी उपलब्धि तो नहीं है। इस बिल को पास करके सरकार ने महिला वोटर्स को एक बड़ा संकेत दिया है। वो महिला वोटर जो हर चुनाव में एक बड़ा फैक्टर बनकर उभर रही हैं, जिनके वोट से सरकारें बनती बिगड़ती हैं। तो क्या महिला आरक्षण बिल से चुनावी रण में बीजेपी की चुनौती आसान हो जाएगी? आज हुंकार इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द, लेकिन शुरुआत सियासी वार पलटवार के साथ। इस पवित्र कार्य को करने के लिए आप सबने जो योगदान दिया है, सदन के नेता के रूप में मैं आज आप सबका पूरे दिल से, सच्चे दिल से आदरपूर्वक अभिनंदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। बिना ऐतिहासिक हमारे पीएम साहब के मुंह से कोई निकलता ही नहीं। 10 साल बाद देश की महिलाओं के बारे में मोदी जी की दोबारा याद आई। ये महिला आरक्षण बिल नहीं, महिला बेवकूफ बनाओ बिल है और अगले 25-30 साल में भी ये लागू नहीं होगा। तो ये तो एक सच बात है, क्रेडिट तो अब की सरकार को जाता है। अब इम्प्लीमेंट भी होगा तो 29 को होगा, 29 में होगा या उसके बाद होगा, ये किसी को पता नहीं है। तो हम लोग तो चाहते जल्दी से जल्दी जो है इस पे काम होना चाहिए। मिसेस गांधी लंबे समय तक वो प्रधानमंत्री रहे, तो पहली जिम्मेदारी उनकी थी कि वो आधी आबादी को न्याय देते। दुख बस इस बात का है, और मुझे पूरी खुशी नहीं हुई है कि ये फ्यूचर डेट पे
शुरुआत होगी, ये 2024 के चुनाव से नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है कि जिन्होंने इसको अपनी मंजिल तक पहुंचाने का काम किया। इसका अमेंडमेंट करने का कोई दिक्कत नहीं है। कल करने का आज करो, आज करने का अब करो। अगर हमको पॉलिटिकल एडवांटेज लेना होता तो हम कह देते हम अभी कर लेंगे। तो महिला आरक्षण से जीतेंगे चुनावी रण, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। परिचय आपका कराती हूं खास मेहमानों का पैनल। बीजेपी प्रवक्ता राखी राठौड़, साधना भारती प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, जूही सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रियंका कक्कड़ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, जेडीयू से प्रवक्ता नीरज कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। राखी राठौड़ जी, आपसे शुरुआत करूंगी। नारी शक्ति वंदन या फिर नारी शक्ति से वोट वंदन? देखिए रोमाना जी, मैं आपके साथ ही थी उस दिन जिस दिन आप लोगों ने, एबीपी चैनल ने अपने एक सर्वे का डिस्क्लोज किया था। उस सर्वे के माध्यम से ये बहुत इजीली सामने आया था कि 2024 में भी प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर से जनता जो है वो अपना विश्वास देगी। और जैसा गृह मंत्री जी ने कल पार्लियामेंट में भी कहा कि वुमेन एम्पावरमेंट हमारे लिए सिर्फ राजनीतिक बात या सिर्फ चुनावी बात नहीं है, हमारे लिए एक्चुअल में ये महिलाओं को मान्यता देने की बात है। किस तरह से महिलाओं को आगे ले जा सके, उन्हें सशक्तिकरण हो सके, इस बात के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और इसीलिए एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर चैनल के तरीके से, लीगल लॉफुल तरीके से, जिसमें कहीं पे कोई त्रुटियां ना रहे, कोई कानूनी पेचीदगियां ना हो, ऐसा एक कार्यक्रम बनाया गया है जिससे कि एक्चुअल, क्योंकि आपने खुद ने बोला 27 साल पहले से इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लोग, महिलाएं जो हैं वो इंतजार कर रही हैं। और फाइनली जब ये दोनों जगहों से पास होगा, आज राज्यसभा से पूरी उम्मीद है कि हमें इसका सपोर्ट, सबका सपोर्ट मिलेगा और जिसके माध्यम से महिलाएं जो है वो हमारे देश की आगे स्ट्रेंथन होंगी। तो निश्चित तौर पे देखिए, दोनों चीजों को अलग रख के रखा जाए, क्योंकि चुनाव तो मैं रोमाना जी ये बताइए, अपने यहाँ पर तो हर साल अपने देश में चुनाव होते ही रहते हैं। तो चुनावों के माध्यम से नहीं कहा कभी, और सर्वेस जब हमें इजीली दे रहे हैं विन, तो चुनावी नहीं है ये काम। ये तो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को आगे ले जाने की एक मंशा है, जैसा प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि महिलाएं जो है वो आगे बढ़नी चाहिए। और इसीलिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए हैं जिसके माध्यम से साधना भारती जी, महिला सशक्तिकरण के लिहाज से उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम जिसे बीजेपी करार दे रही है, वो विपक्षी दलों को जुमला क्यों लग रहा है, झुंझुना क्यों लग रहा है? साधना भारती जी, आदरणीय रोमाना जी, देखिए, सबसे पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम अर्थात महिला आरक्षण बिल, क्योंकि एक सदन के एक हाउस में जब पारित हुआ है तो इसके लिए मुझे लगता है बधाई तो जरूर देनी चाहिए। अच्छी बात है, कर दिया है आपने। पूर्ण बहुमत की सरकार है मोदी जी की और पिछले 9 सालों से है। चाहते तो पहले भी कर देते और इस पर सर्व सहमति थी आदरणीय रोमाना जी, इस पर किसी को नकोरी नहीं थी, हमने कभी इसका खिलाफत नहीं की। लेकिन हम जिस चीज पर नाराज हैं, जिस चीज की मांग कर रहे हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। क्यों हम जुमला कह रहे हैं, क्यों हम कह रहे हैं कि ये दिखावा है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, सेंटेंस सुना है हमने, इसका जीवंत उदाहरण इस सरकार ने पेश किया है कि आप देख लीजिए कि 19 सितंबर 2023 को जब लोकसभा के पर ये पेश किया गया उस पटल पर, और जब 20 सितंबर को बहस चल रही थी तो पहले वक्ता कौन थे भाजपा के? वो निशिकांत दुबे जी, जो महिला पत्रकारों का अपमान करते हैं और नगर बदी कहकर एक महिला सांसद, महिला विधायक को अपमानित करते हैं, अर्थात वैश्या से तुलना करते हैं। उनको इन्होंने पहला अपना वक्ता बनाया उसमें। और हम कांग्रेस पार्टी, जिसने देश को प्रथम महिला प्रधानमंत्री दी, प्रथम महिला राष्ट्रपति दी, प्रथम महिला दलित लोकसभा स्पीकर दी, हमने नगर निगम निकायों पंचायतों में महिलाओं को 50% तक आरक्षण दिलाया। हम महिलाओं को आगे बढ़ाने के हमेशा सारथी रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं महिलाओं को मरुस्थल की मरीचिका दिखा रहे हैं, क्या ये बिल लागू होगा? जब कानून बनेगा तो क्या लागू कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जनगणना होगी 2031 में, अगली 2021 की तो कराई नहीं। जाति जनगणना की बात तो भूल जाइए, इन्होंने एफिडेविट देकर अपने वादे से मुकरते हुए कह दिया कि हम तो जातिगत जनगणना कराएंगे ही नहीं, हो ही नहीं सकती। और अब जब अगली जनगणना होगी, उसके बाद कब उसकी समिति बैठेगी, कब रिपोर्ट आएगी, तो 10 साल तो ऐसे ही निकल जाएंगे। और 15 साल की तो आयु इस बिल की है, तो ये जुमला नहीं है तो और क्या है? और इसकी खिलाफत आदरणीय रोमाना जी मात्र हम नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही, इनकी केंद्रीय मंत्री रही सुश्री उमा भारती जी ने कहा कि ओबीसी के लिए होना चाहिए, अनुप्रिया पटेल जी ने कहा कि ओबीसी के लिए होना चाहिए, और सुप्रिया सुले जी को तो सरेआम ये कह दिया गया था कि तुम घर जाओ। किसने कहा था? चंद्रकांत पाटिल। कौन थे? भाजपा के नेता। तो ये भाजपा के लोग इतना पाखंड ना
दिखाएं कि बलात्कारियों को संस्कारी बताएंगे, ब्रजभूषण चरण सिंह के किले पर कानून बनाकर, और महिला जो पहलवान बैठे हैं उनको सड़कों 1 मिनट पुलिस पर पिटवाएंगे। और मैं दोबारा आ जाऊंगी, देखिए आराम से बात कर रहे हैं ना हम, दोबारा आऊंगी आपके पास, थोड़ा अगले सवाल के लिए भी बचा कर रखिए। मेरे सवाल के लिए अभी आपने बहुत से पॉइंट्स यहाँ पर गिना दिए हैं, लेकिन अच्छा हुआ आपने उमा भारती जी का जिक्र किया। कल मैंने खुद उमा भारती जी का इंटरव्यू किया और उनकी तरफ से ये बात कही गई कि साहब मैं लगातार महिला आरक्षण का जब भी मामला सामने आता था तो उसमें पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण मिले इस मांग को उठाती रही हूं। लेकिन हैरानी तो मुझे जूही सिंह जी आपकी पार्टी के स्टैंड को लेकर हुई। यही वो पार्टी का स्टैंड था जिसकी वजह से 2010 में लोकसभा में आ नहीं पाया था ये महिला आरक्षण कानून। इस बार क्या बीजेपी ने ट्रैप कर लिया है? मतलब इस बार बीजेपी के सामने समाजवादी पार्टी कमजोर पड़ गई है, इसलिए ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। जूही सिंह जी। नहीं रोमाना जी हम इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हमारा स्टैंड नहीं बदला है, जो पहले भी था। हम बार बार कहते थे कि बिल के अंदर एक कोटा होना चाहिए जिसमें पिछड़ी, अति पिछड़ी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अल्पसंख्यकों को अलग से एक कोटा देना चाहिए। आज भी इसका कोई प्राविधान नहीं है। बाकी पहले जब ये 2010 में बिना ओबीसी कोटे के बिल आया था तो इसके समर्थन में तो वोट किया नहीं था। अब तो आप लोग इसके समर्थन में वोट कर रहे हैं, तो स्टैंड तो बदल गया है। रमाना जी विद ड्यू रिस्पेक्ट स्टैंड बिल्कुल भी नहीं बदला है। एंड आई वुड लाइक टू एड्रेस, हमारी बीजेपी की प्रवक्ता कर रही थी कि कानूनी पेचीदगियों में ये बिल को फंसने नहीं दिया। कोई भी कानून उतना ही सही और उतना ही इफेक्टिव होता है जितना हम जमीन पर उसको लागू कर सकें। भारतीय जनता पार्टी को इसको जमीन पर लागू नहीं करना, इसलिए उन्होंने प्राविधान बताया। और बहुत सारी बातें कही जा रही हैं कि जनगणना का प्राविधान पहले ही हो चुका था संविधान में। तो क्या संविधान में संशोधन नहीं होता है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है? आप ये बताएंगे कि जाति जनगणना पे हम कोई जवाब नहीं देंगे, उसके बाद आप डिलिमिटेशन करेंगे कंस्टिट्यूएंसीज की, जिसके लिए ऑलरेडी आप कहते हैं बहुत पेचीदगी है। तो ये जो सपना है, जो अपना था, वो सपना ही है। और साथ ही क्या भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल करना भी बहुत जरूरी है कि पिछड़ी, अति पिछड़ी, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक महिलाएं जो समाज के हाशिए पर खड़ी हैं, प्रधानमंत्री जी बहुत सारी बातें करते हैं, तो उनको मेन स्ट्रीम में लाने में क्यों नहीं कोटे में कोटा दिया जा सकता? इसका कोई जवाब है। बाकी भाषण देने का मंच तो संसद भी है, भाषण देने का मंच यहाँ भी है, लेकिन आप कानून से भाग नहीं सकते। एक कानून बना था निर्भया कानून, इस पर भी मैं पूछूंगी इनसे कि उसका फंड क्यों नहीं डिसबर्स हुआ। ठीक है, मैं प्रियंका जी के पास आती हूँ। प्रियंका जी, आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी वो तो कह रही है कि साहब ये महिला आरक्षण बिल नहीं, इसका नाम बदल देना चाहिए, महिला बेवकूफ बनाओ बिल। आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए सभी को नमस्ते। पहले बहुत सिंपल सी बात है कि 84th अमेंडमेंट जो आया कॉन्स्टिट्यूशन में, उसने 82 में संशोधन किया, और संशोधन का मतलब ये था कि 2026 के बाद जो पहला सेंसस होगा उसी के आधार पर डिलिमिटेशन हो सकता है। 2026 के बाद अगर सब कुछ टाइम से हुआ तो 2031 में पहला सेंसस आएगा, और उसके बाद सेंसस की रिपोर्ट पब्लिश होगी दो साल में। उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा, उसके बाद उसमें अगर बहुत जल्दी हो गया तो 3 साल में खत्म हो जाएगा, तो आप 2036 में पहुंच जाते हैं। तो 2039 से पहले अप्लाई नहीं हो सकता। ये क्लियर है, ये कानून है, ये बातें बनाई नहीं जा रही। तो ये महिला बेवकूफ बनाओ बिल है जो ब्रिजभूषण जनता पार्टी लेकर आई है, क्योंकि इनके अपने लोग ऐसे। बताइए 2039 में जब ये लाइट ऑफ द डे देखेगा तब क्या योगी जी के विचार बदल जाएंगे? तब वो सोचेंगे कि महिलाओं को बाहर आकर इक्वल पार्टिसिपेशन करना चाहिए। उन्होंने तो पब्लिकली कहा है ये पास हुआ तो मैं रिजाइन कर दूंगा एमपी, उनका बयान है। इनके अपने सांसद कहते हैं वेस्ट ऑफ सीट्स है महिलाओं को टिकट देना, तो क्या उनका मन बदल जाएगा? तब वो हाँ बोल देंगे। तो ये इन्होंने एक और शगुफा फेंक दिया है आपके लिए, आप लोग खुश हो जाइए। ये पास हो ही नहीं सकता लॉ के, अगर लॉ से चलेंगे और सब कुछ टाइम से हो गया, इनके सारे सांसद कानून बन भी गया तो भी अमल में नहीं आएगा, ये कह रही हैं। आ ही नहीं सकता, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चाहिए उसके लिए, जो इन्होंने जानबूझ के नहीं की। ठीक है, जवाब दे दीजिए राखी राठौर जी, आप जवाब दीजिए। उसके बाद नीरज सर आपके पास आ रही हूँ, रामकृपाल जी आपके पास भी आऊंगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आरोप जो बीजेपी पर लगे हैं। राखी राठौर। देखिए रोमाना जी, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह के डाउट्स पहले भी क्रिएट हुए हैं। पिछले 9 सालों के अंदर अगर धारा 370 हटाई गई तब भी ऐसे ही डाउट्स क्रिएट किए। जब वैक्सीन की बात की और हमने कहा कि हम खुद बनाएंगे वैक्सीन और अपने लोगों को लगाएंगे, तब भी ऐसे ही डाउट क्रिएट किए। लेकिन मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और जिस तरह से दृढ़ निश्चित होकर के उन्होंने 2029 के अंदर इसको अप्लाई करने का जो वादा किया वो निश्चित तौर पर होगा। अभी प्रियंका जी कह रही थी कि जो 84th जो संविधान में संशोधन हुआ है 2002 के अंदर, उसमें 2026 के अंदर जनगणना होगी, और वो जनगणना होते ही डिलिमिटेशन
डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा और जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ में, और जरूरी है रोमाना जी, देखिए अगर जैसा कि गृह मंत्री जी ने भी कहा कि देखिए 84th जो संशोधन है उसके अंदर ये कहा गया है कि 2026 के बाद में जो है डिलिमिटेशन होगी, जिससे कि विधानसभा और लोकसभा की सीमाएं जो है वो अलग अलग होंगी। तो जिससे कि देखिए, और सीधी सी बात है, देखिए अगर आज इसको अप्लाई कर दिया जाता है तो 2026 के अंदर फिर से डिलिमिटेशन की जाएगी, तो जो सीट महिलाओं के लिए रिजर्व हुई वो वापिस रोटेशन में आएगी। यानी जहां महिला 5 साल के लिए काम कर रही है और वो सवाल जो साधना भारती की तरफ से उठाया गया था 15 सालों के अंदर लोकसभा में महिला आरक्षण को लेकर जब चर्चा की शुरुआत हो रही है तो बीजेपी की तरफ से निशिकांत जी को खड़ा कर दिया जाता है। वो निशिकांत जी जो अपनी ही साथी सांसदों के अपमान को लेकर घिरते हैं, तो ये कौन सा महिला सम्मान का संदेश दिया गया, इस पर भी जवाब देते चलिए, उसके बाद आगे बढ़ रही हूं मैं। देखिए सबको कहने का अधिकार है, और जैसा गृह मंत्री जी ने भी कहा कि पुरुष जो हैं वो भी महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करेंगे। आज 25 तारीख को हमारे मोदी जी जो हैं वो राजस्थान में आ रहे हैं, तो उसमें पूरी टीम जो है वो महिलाओं की टीम बनाई है और पुरुष साथियों को, हमारे भाइयों को हमारे साथ सहयोग के लिए लगाया गया है। तो बिना सहयोग के, सबके साथ मिलकर के हम लोग समाज में आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसमें डाउट क्रिएट करना, उनकी मंशा पे डाउट क्रिएट करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। हम चाहते हैं, देखिए किसी को भी चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, किसी को भी अपमान करने का अधिकार नहीं है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात करने का अधिकार सभी को, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम सभी को करना है, सभी को साथ मिलकर मैं नीरज जी का रुख कर रही हूं। दुबे जी अगर काम करते तो इसमें कोई गलत नहीं है। मैं नीरज जी का रुख कर रही हूं। अब नीरज जी, मैं आपसे सीधे सीधे ये जानना चाहती हूं, यहां पर चाहे कांग्रेस, चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे आम आदमी पार्टी, एंड आई एम श्योर आपकी पार्टी जेडीयू भी, आप सब कहीं ना कहीं सरकार की नीयत को लेकर इस महिला आरक्षण बिल के जरिए सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं। जब आप लोगों को सरकार की नीयत पर यकीन ही नहीं है, फिर महिला आरक्षण बिल पर सरकार का समर्थन क्यों कर रहे हैं? क्या मजबूरी है? मैं बता रहा हूं, पूत के पांव पालने में दिखाई पड़ते रोमाना जी। जी, आप यह जानकर आश्चर्यचकित होइएगा, आपको जानकारी होगी कि जो समाज के वंचित तबके की हिस्सेदारी की बात हो रही है, आजाद हिंदुस्तान की यह पहली सरकार है नरेंद्र मोदी की, जो पीएम यशस्वी योजना के नाम पर जिसने पिछड़े वर्ग की छात्रवृत्ति बंद कर दिया, क्लास 1 से 8 तक। तो आप उस तबके की हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, उसको देंगे ये लोग? मैं पीएम यशस्वी योजना के नाम पर राइट टू एजुकेशन है, बैकवर्ड स्टूडेंट चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, बेटा बेटी का स्कॉलरशिप बंद कर दिया। और हमारी शंका इसलिए है कि जब पूरा देश, बिहार में 2006 से हम लोगों ने लागू कर दिया, नरेंद्र मोदी जब राज्य के मुख्यमंत्री थे गुजरात के, आप रिकॉर्ड निकाल करके देख लीजिए, निकाय चुनाव में महिलाओं को आरक्षण नहीं था, सरकारी नौकरियों में आरक्षण नहीं उन्होंने दिया था। 2014 का इलेक्शन मैनिफेस्टो इनका निकाल कर देखिए, पहला पॉइंट है कि हम देंगे आरक्षण। 2019 में इनका मैनिफेस्टो में वह 14वां प्रायोरिटी हो जाता है। नहीं सर, मेरा सवाल तो यही है ना, आपको भरोसा है नहीं इन पर? आपकी पार्टी का स्टैंड रहा है हमेशा से कि महिला आरक्षण में कोटे के भीतर कोटा दिया जाए। बावजूद इसके अब जब सरकार ये महिला आरक्षण का बिल लेकर आ रही है, तो आप लोग इसके समर्थन में फिर क्यों हैं? फिर विरोध कर लीजिए आप लोग इसका, क्या मजबूरी है आपकी? ये गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की वजह से मजबूर हो गए आप, कांग्रेस ने मजबूर कर दिया है, मजबूरी क्या है ये जानना चाह रही हूं मैं। अरे यही नहीं, मुझे क्लियर करने दीजिए ना। मेरी आशंका इसलिए ज्यादा हो गई कि आपने बेटी को पढ़ने का अधिकार छीन लिया, जो क्लास 1 से 8 तक के स्कॉलरशिप आपने बंद कर दिया। हम समर्थन इसलिए कर रहे हैं, हम समर्थन इसलिए कर रहे हैं, इनको बताइए, बिहार रोल मॉडल है रोमाना जी। राखी जी प्लीज, आपके पास जवाब है तब जवाब दीजिएगा, बीच में मत बोलिए, अपनी अपनी बारी का इंतजार कीजिए प्लीज। नीरज जी अपनी बात रख लीजिए, रामकृपाल जी फिर इंतजार कर रहे हैं जी। मैं रोमाना जी, मैं यह कह रहा हूं कि हमने समर्थन इसलिए किया, हाँ जी, कि बिहार रोल मॉडल है इस मामले में, महिलाओं को अधिकार देने में, बेटी को अधिकार देने में। आज पुलिस बल में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी देश में बिहार का है। हम इन प्रिंसिपल समर्थन कर रहे हैं, 2010 में नहीं था, मैं नियत पर सवाल इसलिए खड़ा कर रहा हूं। तब रोल मॉडल नहीं था क्या? नहीं, 2010 में रोल मॉडल नहीं था, फिर तब समर्थन क्यों नहीं कर दिया इस बिल का?
मैं रामकृपाल जी आपके पास आ रही हूं और जिस सवाल का मैं जवाब जानना चाह रही हूं कि समर्थन कर रहे हैं और विरोध में सुर भी है, ये जो कंफ्यूजन है विपक्ष का, इसको किस तरीके से देखा समझा जाए? ये क्या राजनीतिक मजबूरी जो खुलकर सामने आ गई है विपक्ष की? निश्चित रूप से। और देखिए, जो आपने सवाल किया उसका कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा है। हम इस बात को मानते हैं कि सब लोग ईमानदारी से जानते हैं कि कोई भी परिवर्तन 100% इन टोटलिटी परफेक्ट नहीं होता है। एक कदम बढ़ाया गया है और जो इन लोगों की आशंकाएं हैं कि 2031 तक, सवाल इस बात का है 2031 नहीं 41 तक, तो क्या आप मान के चल रहे हैं कि 2031 और 41 तक यही बीजेपी की सरकार रहेगी और ये नहीं होने देगी? या आप लोग अगर मानते हैं कि आप सत्ता में आने वाले हैं, जैसे अभी कहा जा रहा था 2024 में आप आ रहे हैं, तो ये जीवंत लोकतंत्र है। जीवंत लोकतंत्र में जनमत जो होता है, जनता लोक शक्ति होती है, वो कुछ भी चाहे बदल सकती है, पहली बात। दूसरी बात, एक बात आप समझ लीजिए, कोई वैक्सीन पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, वैक्सीन कम से कम 10 साल के टेस्ट के बाद आती है जी। कोरोना की वैक्सीन 1.5 साल के भीतर आ गई। आप यूं समझिए, आज टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के आप लोग क्यों सोचते हैं कि इस देश की जनगणना में 2.5 साल 4 साल लग जाएंगे? आज टेक्नोलॉजी इतनी इनेबल कर दी है कि जनगणना, आप कोई भी बैंक हो, सब जगह पे पूरा एक एक आदमी का डेटा कलेक्टेड है। तो देखिए, आशावादी रहिए, हर चीज आप वही पुराने जमाने से। मैं पूछता हूं कि लैंडलाइन से मोबाइल आने में करीब 60 से 70 साल लग गए थे, लेकिन 10 साल में जो टेक्नोलॉजिकल चेंज पूरी दुनिया में हुआ है वो 1000 साल में नहीं हुआ था। आप लोग आशावादी रहिए ना। और मैं कहता हूं कि संविधान में कोई परिवर्तन करना हो, अगर मैं उम्मीद करता हूं कोई भी जनरेशन, चाहे वो दक्षिण पंथ हो, वाम पंथ हो, मध्य मार्गी हो, महिलाएं घर से निकल चुकी हैं, उनका जो एक बार अगर संविधान में ये कानून बन गया, कोई दुनिया की ताकत नहीं है उनको रोक दे। ठीक है, मैं इस बात से बहुत प्रसन्न रहता हूं। मैं हमेशा सही कह रहे हैं आप, वो समय आ गया है और अब किसी की हिम्मत नहीं है। दरअसल ये नहीं है, एक वो वोटर नहीं के है, तौर अरे पर महिला ने ना। खुद को शक्ति के तौर पर स्थापित कर दिया है कि कोई सामने आकर इस महिला आरक्षण बिल का विरोध कर सके। और इसी वजह से माना जा रहा है कि साहब ये गजब का मास्टर स्ट्रोक जो इस चुनावी माहौल में बीजेपी की तरफ से लाया गया है। लेकिन यहाँ एक बड़ा दिलचस्प पॉइंट था जो उठाया रामकृपाल जी ने, मुझे लगता है प्रियंका कक्कड़ को जल्दी से उस पर जवाब देना चाहिए। मानकर चल रहे हैं आप लोग कि 24 में भी इंडिया गठबंधन सत्ता में नहीं आने वाला है, तभी इतनी आशंका कि साहब कब होगी जनगणना, ये तो नहीं आएगा, 25 साल 30 साल, कल क्या मामला? ये आर्ग्यूमेंट ठीक नहीं है। पहला तो सर ने कहा कि जरूरी नहीं है कि इतने साल लगे जनगणना में, तो अब भी 2021 में होना था, अब तक वो 2021 वाला ही हो जाता। दूसरा सर, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगी सर। सेकेंडली जो सर ने कहा कि कोई भी यही सरकार चले, ऐसा नहीं है। आपने सारी सरकारों को बोल दिया कि आप डिनाई कर सकते हैं आरक्षण महिला को 2039 तक, कोई चिंता की बात नहीं है। फिर आपने पूछा सपोर्ट क्यों किया? आप बताइए, फाइनली एक बिल तो आया कि 2039 में पास करेंगे, उसका विरोध करते तो ये 39 में पास करेंगे, ये तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं कॉन्स्टिट्यूशनली आई कैन प्रूव। राखी राठौर जी यहाँ बैठी हैं, वो मुझे पता है कि भाजपा से आती हैं जहाँ पे झूठ प्रचलित चलता है, पर उनको भी पता है क्योंकि उन्होंने वकालत की हुई है कि 2039 इज द अर्लीस्ट ये बिल सी द लाइट ऑफ द डे। इट इज द अर्लीस्ट। एंड अगर आप मेरे को टाइम देंगी मैं आपको बता भी दूंगी कैसे। नहीं, 24 के बाद जनगणना हो जाएगी। 24 की जनगणना के जो जनगणना होगी लेटेस्ट, उसके हिसाब से 26 तक अगर परिसीमन पर रोक है तो उसके बाद परिसीमन हो जाएगा। नहीं, इसमें एक सेकंड इसमें बहुत क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि डीलिमिटेशन सिर्फ 2026 के बाद जो पहला सेंसस होगा वो बेसिस बनेगा। पहला सेंसस अगर टाइम से हुआ 2026 के बाद पहला सेंसस होगा वो बेसिस रहेगा, और अगर टाइम से हो गया तो 2031 में पहला सेंसस होगा 2026 के बाद। राखी जी, जल्दी से 30 सेकंड में अगर कोई जवाब है इसको काउंटर करने के लिए आपके पास, कोई झूठ है तो बताइए। बिल्कुल। मैं प्रियंका जी को बताना चाहूंगी, अगर बीच में इंटरप्ट नहीं करें प्रियंका जी, इस बार जो जनगणना होगी वो डिजिटल माध्यम से होगी।
डिजिटल माध्यम से इस बार जनगणना होगी मैम, बहुत जल्दी फास्ट होगा। आज आपको तो डाउट यूपीआई जनगणना फिर 26 के बाद होगी, क्योंकि प्रियंका जी कह रही है कि साफ तौर पर है कि 26 के बाद भारत चेंज हो चुका है। 26 के बाद में एक ही साल के अंदर बहुत फास्ट काम होगा। ये पुराना भारत नहीं है, ये पुराना भारत नहीं है जहां पे इतना टाइम लगेगा। ये नया भारत है, इसमें जल्दी डिजिटल माध्यम से जनगणना होगी और उसके बाद डिजिटल लिमिटेड कर लीजिए। पुरानी वाली पेंडिंग है। चलिए मैं छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना है। उसके बाद महिला रिजर्वेशन से आखिरकार टेंशन किसको, और महिला रिजर्वेशन ये सियासी औजार या ये सियासी हथियार, ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? किस तरीके से ओबीसी वाली जो राजनीति है उसकी काट के तौर पर कुछ लोग महिला आरक्षण के इस दाव को देख रहे हैं, ये वो तमाम मुद्दे हैं। तो नारी शक्ति से सत्ता का रास्ता, इसी पर चर्चा कर रहे हैं सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। बिना वक्त गवाए सीधे राखी राठौड़ का रुख करेंगे। राखी राठौड़, यहां पर जिस तरीके के पॉइंट सामने निकल कर आ रहे हैं, मतलब ये तो सीधे सीधे अभी मिलने नहीं वाला है आरक्षण। वो दूर के ढोल जो सुहाने वाली बात है, वो यहां पर महिलाओं को दूर वाले सपने दिखाए जा रहे हैं और सीधे चुनावी कनेक्शन, फायदा बीजेपी ले लेगी, यही होने जा रहा है। देखिए रोमाना जी, अगर ग्राउंड पे काम करते हैं तो उसका फायदा पार्टी को होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जिस मंशा के साथ में इस पूरे प्रोजेक्ट को लाया गया है, जिस तरह से पूरी टेक्निकल चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस पूरे प्रोजेक्ट को लाया गया है, मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में किस तरह से सस्टेनेबल रिफॉर्म्स हम लोग कर सकते हैं, उसका प्रयास आदरणीय मोदी जी द्वारा किया गया है। और जिस तरह से संविधान में जो संशोधन किया गया वो, उसके अलावा डिलिमिटेशन जो कमीशन बनेगा, उससे पहले जनगणना होगी। और देखिए, जब 2026 के बाद में जनगणना होती है तो 5 साल के लिए अगर हम लोग कहीं महिला का प्रतिनिधित्व करवा भी देते हैं तो कई लिटिगेशन की पॉसिबिलिटीज भी, और साथ में ये भी संभावना है कि 5 साल बाद जब डिलिमिटेशन होगा तो फिर से रोटेशन में चेंजेस होंगे। जिस क्षेत्र के अंदर महिला ने काम किया है तो वो क्षेत्र भी चेंज हो सकता है। तो मतलब आप मान रही हैं कि 2031 वाली जनगणना और उसके बाद ही ये महिला आरक्षण लागू होगा, मतलब ये बात आप मान रही हैं? नहीं, देखिए, नहीं, मैं रोमाना जी मैंने फिर से यही बात बोलूंगी। 2026 के बाद में जब जनगणना स्टार्ट होगी तो वो डिजिटल माध्यम से होगी। इस बार जल्दी काम होगा। देखिए, देश में बहुत चीजें आई हैं, टेक्निकली हम लोग बहुत साउंड हो गए हैं, तो जल्दी हम लोग काम करेंगे और उसके बाद जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो अपना काम शुरू करेगा। गृहमंत्री ने तो कल बोला है कि 2024 चुनाव के बाद जनगणना हो जाएगी। और यहाँ पर प्रियंका कक्कड़ जिस पॉइंट को सामने रख रही है, वो कह रही है कि साहब 2026 के बाद वाली जनगणना को ही काउंट करना होगा। 2026, हाँ, मैं यही कह रही हूं कि संविधान का जो 84 संशोधन है 2002 के अंदर आया था, उसमें 2026 के बाद ही जनगणना होगी। इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 2002 में ये आया है। और उसके बाद डिजिटल माध्यम से जनगणना करा के डिजिटल माध्यम से होगा सब कुछ जल्दी फटाफट। ठीक है, साधना भारती आइए। जी देखिए, सबसे पहली बात कि देखिए, जो हिंदुस्तान है, जो इंडिया है, वो सर्वधर्म समभाव के संविधान से चलेगा। कोई संघ धर्म संघ भाव के संविधान से तो नहीं, आरएसएस के अहंकारी अरमान से तो नहीं। तो मैं पूछना चाहती हूँ, जो बार बार ये कहते हैं महिला हितैषी हैं, बार बार कह रहे हैं, इन्होंने खुद अभी स्वीकार कर लिया कि 2026 की बात है, और वो भी है कि जनसंख्या आधारित परिसीमन नहीं करा सकते, इस पर रोक है। महिला आरक्षण के लिए रोक नहीं है, वो आप करा सकते हैं। पहले आप खुद ही पढ़िए आप उसको। लेकिन मैं दूसरी बात कह रही हूँ, आपने खुद मान लिया 2026 की बात। अच्छा, डिजिटल की बात की तो क्या 2014 से आपकी सरकार है, तब क्यों नहीं जातिगत जनगणना करा दी? ले आते आप डिजिटल करा देते। कारण ये है कि जो आरएसएस है वो शुरू से महिला विरोधी है, और भाजपा की अम्मा जान है आरएसएस, इसीलिए भाजपा भी महिला विरोधी रणनीति अपनाती आई है। अब मैं आपको बता देती हूँ, चाहे निशिकांत दुबे हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे दयाशंकर सिंह जी हो, इन्होंने लगातार महिलाओं पर टीका टिप्पणी की। चाहे देहाता को प्रधानमंत्री करा लेते ना 2010 में, आप पूछिए एक एक करके राखी जी आपके बीच में नहीं बोल रही थी। सुन लीजिए राखी जी, प्लीज आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज एक नहीं बोला। मैं आपसे कह रही हूँ कि आप पहले कहते थे कि जातिगत जनगणना की बात, आप उससे मुकर गए। अमित शाह जी ने खुद कहा 85 ओबीसी सांसद है, 29 मंत्री हैं ओबीसी के। तो मैं कहती हूँ 85 सांसद 29 मंत्री ओबीसी के क्यों नहीं बोले? क्योंकि वो आरएसएस की कठपुतली बन गए। अब मैं भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक भी हूँ आदरणीय राखी जी, उस नाते भी कहती हूँ कि ऐसे विभीषण और जयचंदों को हम त्यागेंगे और अब ओबीसी जागेंगे। और अब आप सुनिए मेरी बात, आप जो बात आप बार बार कह रही है, आप पहले ओबीसी की जातिगत जनगणना कराती नहीं? अच्छा ठीक है, आप महिलाओं को आरक्षण दे सकते हैं। एक पॉइंट और है जरूरी, एक पॉइंट और मैं बोलूंगी। लगातार ओबीसी की बात कर रहे हैं, तो ओबीसी से उमा भारती जी आती है, क्या आप उन्हें महिला प्रधानमंत्री का दावेदार बनाएंगे 2024 में? क्या बना सकते हैं? नहीं, आपने जो अभी कहा है ना साधना जी, अभी आपने कहा ओबीसी जागेंगे, ये जो ओबीसी के जगाने का डर बीजेपी को दिखा रहा है इंडिया गठबंधन। जूही जी के पास चलते हैं। जूही जी,
ये उसी की काट के तौर पर महिला आरक्षण वाला चुनावी हथियार महिला आरक्षण बीजेपी का नजर आ रहा है क्या? बहुत डराया आप लोगों ने, इंडिया गठबंधन ने ओबीसी का नाम लेकर। रोमाना जी देखिए, इनकी नीति और नीयत दोनों पे बहुत शक है, बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और जो खुद इनकी प्रवक्ता कर रही हैं, संसद में कहा जा चुका कि 2031 के बाद, तो ये आशा, उम्मीद, आस्था कहाँ से रामकृपाल जी ला जा रहे हैं? भाई ये सरकार है, ये कानून आपने बनाया है, आपने कोई होमवर्क किया कि नहीं? क्यों इसको तुरंत आपने लागू नहीं किया? और अगर आप लागू नहीं कर सकते थे, आप इसमें बिल्कुल अनेबल थे, तो आप मत लाते ये बिल, आप बाद में लाते अपना होमवर्क करके। डिजिटल इंडिया हमसे ना बात करिए, हमें बताइए कि पहली एमएलए और पहली एमपी कब इस कानून के तहत चुन करके जाएगी संसद में और विधान परिषद और राज्यसभा तो आपने वैसे ही निकाल दिया है। तो महिलाओं की सोच पर, उनकी समझ पर उनको अज्ञानी मत समझिए, बड़ा प्रश्न चिन्ह मत लगाइए। चुनावी फायदे के लिए ये तो सही बात है कि महत्वपूर्ण है महिला सेक्शन, तो आप अगर उनको एक सब्ज बाग दिखा रहे हैं तो वो आपसे पूछेंगे भी कि ये हमें क्यों दिखा रहे हैं, कि हम समझ नहीं पा रहे हैं? हम अधिकार के लिए यहाँ खड़े हैं, आपके संरक्षण, आपके लाभार्थी, आपकी दया के लिए नहीं खड़े हैं। तो सशक्तिकरण की बात करते हैं, कुछ ठोस कदम उठाते हैं, यहाँ पर बैठकर जो भी इसको जस्टिफाई लेकिन नीरज जी जब आप लोग जनता के बीच जाएंगे तो और इस बिल की खामियां गिनाएंगे तो जनता क्या आपसे पलटकर नहीं पूछेगी? महिलाएं क्या आपसे नहीं पूछेंगी कि अगर इस महिला आरक्षण कानून जो संसद में बन रहा था उसमें इतनी कमियां थी, मोदी सरकार आंखों में धूल झोंक रही थी, बेवकूफ बना रही थी, तो आप लोग सब उसके समर्थन में वोट क्यों कर रहे थे? नहीं, मैं अभी पूरे तौर पर सुन रहा था। मैं यह जानना चाहता हूं कि भारत डिजिटल फॉर्म में आ गया है जी, तो भारत डिजिटल फॉर्म में आया है तो दुनिया के 83 देशों में जनगणना का काम हो चुका है। आप कोविड का बहाना बना रहे हैं, तो अमेरिका आपसे कम टेक्नोलॉजी में साउंड है, चाइना आपसे कम टेक्नोलॉजी में साउंड है, पाकिस्तान पिछड़ा देश है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, दुनिया के 83 देशेज में कंट्री में सेंसस का काम हो गया। आप कह रहे हैं कि अब सेंसस 150 वर्ष के इतिहास में लगभग ये पहली बार हो रहा है ना रोमाना जी कि सेंसस का काम नहीं किया गया। बहाना क्या बनाया गया? कोविड का। भाई हमारा सवाल है कि नीयत का सवाल है। तो आप तो हाई टेक्नोलॉजी में बहुत हाई है, तो अमेरिका से ऊपर है ना, तो अमेरिका करवा लिया, आप क्यों नहीं करवाए? चाइना करवा लिया, आपने क्यों नहीं करवाया? जो मेरा आपसे सवाल था उसका तो जवाब दे दीजिए सर। आपने बढ़िया से गेंद जो है वो उनके पाले में डाल दी, पर मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। हम जनता के बीच जाएंगे और कहेंगे कि भाई ये रिजर्वेशन का हमने समर्थन इसलिए किया कि हमारे पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इसकी आधारशिला रखी थी और नीतीश कुमार जी ने और इंडिया गठबंधन ने इस पर सहमति इसलिए व्यक्त किया कि मूल ढांचा पारित हो जाए। लेकिन समाज के वंचित तबके को यह हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। ठीक है। महिला आरक्षण से जीतेंगे चुनावी रण कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी पड़ाव में हम पहुंच गए हैं और सभी मेहमानों के लिए सवाल एक ही, 10-10 सेकंड, जितना हो सके उतना संक्षेप में जवाब दे दीजिएगा। महिला आरक्षण से बीजेपी को क्या चुनावी फायदा होगा? साधना भारती। देखिए, मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा था, बीजेपी के जब सांसद थे उन्होंने कहा था कि ये तो कांग्रेस का पाप है, इसे अपने सर लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या आज भी उन्हें पाप लगता है? तो ये जो है ये बौछारी जुमलों की बौछार है और ये मायाजाल है। महिलाओं को मरुस्थल की मरीचिका दिखाई जा रही है। तो मोदी जी है तो महंगाई भी मुमकिन है, बेरोजगारी भी मुमकिन है, और तो मतलब आप कह रहे हैं इसका कोई फायदा बीजेपी को नहीं मिलेगा? जूही जी, कोई नहीं, बीजेपी को तो अभी ओबीसी दिखाएगा इनको सही जगह, जिन्होंने जो ठीक है संक्षेप में 10-10 सेकंड का समय है, सबके पास जाना है मुझे। जी, महिलाएं समझदार हैं और वो अच्छी तरह समझती हैं कि ये बिल उनको आरक्षण और सशक्त करने के लिए नहीं लाया गया है, ये केवल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए लाया गया है। जैसे कहा गया, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं की बढ़ती असुरक्षा की भावना, महिलाओं का रोजगार खत्म होना, निर्भया फंड का खर्च न होना, तो ये सब मुद्दे महिलाएं अपना भटकाव का मुद्दा महिला आरक्षण बिल, बीजेपी को फायदा नहीं मिलेगा, आप ये कह रही हैं। नीरज जी। जी नीरज जी। हाँ,
देखिए, हमारी समझ है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस उद्देश्य से इसका इस्तेमाल किया जी, लेकिन चूंकि देश के विभिन्न राज्यों में जिस ढंग से वंचित तबके को हिस्सेदारी पंचायती राज में मिला है और आपने वह हिस्सेदारी नहीं दीजिएगा तो जनता के बीच यह सवालात जरूर कायम रहेगा कि महिलाओं को समग्रता में इसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो चुनावी फायदा आप कह रहे हैं बीजेपी नहीं हासिल कर पाएगी इसका। राखी जी, देखिए, चुनावी फायदा होगा नहीं होगा, लेकिन महिला सशक्तिकरण का काम जिस तरह से ध्येय माना है आदरणीय मोदी जी ने, वो जरूर होगा। लेकिन एक सवाल और भी है, मैं जूही जी की एक बात से सहमत हूं कि महिला समझदार है, वो पूछेंगी, वो कांग्रेस से भी पूछेंगी, वो बाकियों से भी पूछेंगी कि आपने क्या किया। रमोना जी, मैंने अपनी चीज में कभी मैंने ये नहीं कहा कि पिछला क्या हुआ, ये लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ये करना चाहिए था, लेकिन आपको क्या करना चाहिए था उसकी भी तो बात कीजिए। आपने पास्ट में क्या किया 2010 के अंदर? तो मतलब आप ये कह रही हैं कि चुनावी फायदा नुकसान की जगह, लेकिन ऐतिहासिक कदम बीजेपी के राज में ही उठ रहा है, ये संदेश जाएगा। ऐतिहासिक काम है ये। ठीक है प्रियंका जी, ऐतिहासिक काम है। प्रियंका जी, मैं राखी जी की बात से बिल्कुल तकल्लुफ नहीं रखती। उन्होंने कहा कि मतलब महिलाओं को दिखेगा ना कि जो इन्होंने पोस्टपोन ही कर दिया 2031 तक और शायद 2041 तक, उसके बाद डिलिमिटेशन, तो महिलाओं को ये बात समझ आती है यही समय है, सही समय है राखी जी, इसको इसी बार इंप्लीमेंट कीजिए 2024 में। नो इफ नो बट। बीजेपी को चुनावी फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, सवाल तो मेरा ये है ना। कैसे मिलेगा, क्योंकि आम महिलाओं को इससे क्या फर्क पड़ा? आम महिला को नहीं, महंगाई, टमाटर, प्याज उतने का ये जितना इस बिल से पहले था। राम कृपाल जी, बीजेपी को चुनावी फायदा मिलेगा सर? नहीं, देखिए, मैं फायदा चुनाव एक नहीं कहता हूं। 27 साल से जो बिल बंद था, अभी परसों यानी 18 तारीख के दोपहर शाम तक हिडन एजेंडा था, किसी ने महिला का बिल का नाम नहीं लिया था। जो हिडन एजेंडा था वो शाम होते होते हमारा एजेंडा हो गया। और आज यूपीए के एजेंडे में ओबीसी नहीं था, लेकिन एनडीए के एजेंडे में ओबीसी होना चाहिए। और दूसरी बात, जब आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं आ रही है, तो काहे इतना चिंतित हैं? मई के बाद आप लोग जब सत्ता में आएंगे संविधान बदल दीजिए। 128 संशोधन हो चुके हैं, प्रियम्बल तक बदला गया है, डिलिमिटेशन और सेंसस बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर ये संदेश जरूर जाएगा कि जो 27 साल तक नहीं हो पाया वो मोदी राज में हुआ। महिला आरक्षण राज्यसभा में पास होने की कगार पर है, लोकसभा में इतिहास रचा जा चुका है। छोटे ब्रेक